अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सब ठीक ठाक हैं? आज मैंने बड़े ही अहम मौजू पे बात करनी है और वो है जर्नल में रिसर्च आर्टिकल छपवाना और उसके लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। ये सारी बात मैं बिल्कुल वेट नहीं करूँगी कि कोई ज्वाइन करे या ना करे, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है और बाद में फिर मुझे रिकॉर्डिंग डाल देनी होती है। तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर दिस पीपल टू ज्वाइन हिम। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, अब मेरा कोई इरादा नहीं था इन लाइव इस मौजू पे आने का। बात ये है, 2 से 3 दिन पहले एक जर्नल ने, पाकिस्तान के जर्नल ने, रिसर्च जर्नल ने एक अपलोड की ऑडियो और वो पोस्ट, और उस पोस्ट में उन्होंने ये डाला कि हम HEC रिकग्नाइज्ड वाई कैटेगरी में जर्नल आता है और इस जर्नल की जो फीस है पता नहीं कितने हजार है, वो 28,000 होगी, 40,000 होगी या कितनी पता नहीं। तो आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ये वाई कैटेगरी का HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल है। अच्छा, इस मौजू पे लोगों ने पूछा हुआ कितनी फीस है, इतनी ज्यादा फीस क्यों है, ये है वो है। मैंने उसके नीचे ये लिखा कि ये इट्स क्रिमिनल टू चार्ज अ फीस फ्रॉम द स्कॉलर who is writing out of taking time from his or her personal life and after saving time from his academic responsibilities, considering this very important task कि वो लिखना चाहता है या लिखनी चाहती है। तो जितने भी लोग ये कर रहे हैं, इन्होंने बिजनेस बना लिया है कि ये जर्नल के थ्रू पैसा कमाए। ठीक है, इस मेरी पोस्ट को फेसबुक पे, इस कमेंट को बहुत लोगों ने इंडोर्स किया। तो 15-16 लोग होंगे जिन्होंने इंडोर्स किया होगा कि हाँ, बल्कि मैंने उसमें ये बात भी की कि एक तो राइटर से पैसे लेना क्रिमिनल है पब्लिश करने के, दूसरा मैंने उसमें ये बात की कि इनफैक्ट उसको ऑनरेरियम प्रोवाइड करना चाहिए उसकी एफर्ट्स के एक्नॉलेजमेंट में। इस पोस्ट को बहुत सारे एकेडमिशियंस ने, कुछ मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने इसको लाइक किया और इसके ऊपर उन्होंने कहा, एनीवे दे लाइक्ड इट, दे एंडोर्स्ड इट। नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप बताएं HEC के कौन से और जर्नल हैं जो वाई कैटेगरी के हैं और जो कि पब्लिकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते। तो खैर मैंने उसका जवाब उनको यूं दिया कि आप वेबसाइट पे जाएं जर्नल की, और हर जर्नल की वेबसाइट पे ये मेंशन होता है कि वो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं या नहीं लेते या कितनी लेते हैं। तो ये डिटेल्स आप वहां से लें। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मुझे DMs किए फेसबुक के ऊपर और उन्होंने मुझसे पूछा कि काइंडली आप जर्नल्स के नाम बता दें। यहाँ मेरा डिपार्चर पॉइंट है। मेरा पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये है कि अगर आप इस काबिल नहीं हैं, अगर आप में इतनी जुर्रत, इतनी सकत और इतनी एफर्ट करने की भी आप हैसियत नहीं रखते कि आप जर्नल की वेबसाइट पे जाएं और उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए वो लाइन या वो जगह जो कि ऑथर्स के लिए जो डायरेक्शंस दी जाती हैं वहां पर होती हैं, वहां जाके ये देखें कि प्रोसेसिंग फीस है या नहीं है, तो आप इस काबिल नहीं हैं कि आपका रिसर्च आर्टिकल कहीं भी पब्लिकेशन के लिए जाए। क्योंकि जो एफर्ट आपकी करनी बनती है, आप वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। तो मुझे डाउट है कि आपने ये आर्टिकल कैसे लिखे होंगे, क्या ये भी किसी और के आर्टिकल हैं जो आप छापना चाहते हैं? सो आई हैव अ क्वेश्चन मार्क देयर। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि ये मुझे DM करके ये बात पूछ रहे हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप बता दें कि उन जर्नल्स के नाम क्या है। मैं क्यों बताऊं आपको उन जर्नल्स के नाम? आप खुद जाके क्यों नहीं सर्च कर सकते? अगर आप ये भी गूगल में डाल के सर्च नहीं कर सकते, तो आई क्वेश्चन ओवर योर एबिलिटी टू राइट एंड आई क्वेश्चन ओवर योर एबिलिटी टू रिसर्च। सो दिस इज माई पॉइंट। सेकेंडली, उस पोस्ट के नीचे हुआ ये कि उस जर्नल के बंदे ने, जो भी डील कर रहा होगा उस पेज को फेसबुक के, उसने आगे से कहा इंटरेस्टिंग थॉट, और HEC का रिकग्नाइज्ड जर्नल होना बहुत बड़ी बात है, वाई कैटेगरी में आना, और इंटरेस्टिंग थॉट, आप ये बात कह रहे हैं तो आप बताएं कि वाई कैटेगरी के जर्नल कौन कौन से हैं। अच्छा, बात यह है कि एज अ रिसर्चर, अगर मैं जेन्युइन रिसर्चर हूं तो मुझे ये सूट नहीं करता कि मैं अपनी राइटिंग को पब्लिश कराने के लिए पैसे दूं, पहली बात। दूसरी बात ये
कि अपना होमवर्क करना मेरा बनता है, चाहे नेशनल जर्नल हो, इंटरनेशनल हो, सारे जर्नल्स को फाइंड आउट करना और वो जर्नल्स ढूंढना जो कि पैसे नहीं लेते, ये मेरा राइट है। तीसरी बात ये है कि प्रोसेसिंग फीस क्यों नहीं लेनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि मैं बहुत सारे रिव्यूअर्स को जानती हूँ, वो रिव्यू करने के पैसे नहीं लेते, तो आपको रिव्यूअर को ही देने होते हैं ना पैसे। तो रिव्यू करने के लिए तो मैं भी रिव्यूअर हूँ, मैंने तो कभी पैसे नहीं लिए, ना मुझे किसी ने दिए हैं, क्योंकि ये एकेडमिक काम है। आप इसको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए रिव्यूअर भी कर रहा होता है और लर्न करने के लिए भी कर रहा होता है। मैं इंटरनेशनल जर्नल्स की भी रिव्यूअर हूँ कुछ की, बट आई डू नॉट चार्ज देम, दे डोंट पे मी। तो फिर आपने किसको पैसे देने हैं। हाँ, एक पॉइंट हो सकता है कि अगर आपसे कोई अपने पब्लिश्ड आर्टिकल की हार्ड कॉपी मांगता है, तो मैं मानती हूँ उसको हार्ड कॉपी की शेप में लाना, उस पर पैसे लगते हैं। वो पैसे कितने होंगे, 800 रुपया होगा पाकिस्तानी, 900 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होता। इतनी की तो किताबें आ जाती हैं, एक किताब आ जाती है, कोई 1200 की भी आ जाती है, 2000 की भी आ जाती है। एनीवे, अगर आप उस अमाउंट को उतना रखें तो वो रीजनेबल लगती है। लेकिन जब आप 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लेते हैं, तो फिर आपने कारोबार बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने लिखा है कि आप कारोबार कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सारी जो डिबेट है, इसका करने का मकसद ये है कि मैं अपने सुनने वालों को ये बता सकूं कि आपकी राइटिंग किसी काबिल नहीं है अगर आपको उसको पब्लिश करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एक और अहम बात बहुत, वो ये है कि मैंने आज तक पब्लिश करने के मुझे पैसे मिले हैं, मैंने पे नहीं किए। ठीक है, हाँ मैंने पे किए हैं, मैंने वहां पे किए हैं जहां मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैंने वहां पे किए हैं जहां उन्होंने मुझे कहा है कि हमें किसी रिव्यूअर को देने हैं, वहां पर चलें आप हेल्प आउट करते हैं। और वो अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ली जा रही है। एक और बात, जर्नल को क्या तकलीफ हुई कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहा, या रिप्रेजेंटेटिव को क्या मसला हुआ कि उन्होंने फौरन मेरी पोस्ट, मेरे कमेंट के नीचे आके उसको काउंटर कमेंट किया। जब देखा कि लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं, 15-15, 16-16 लोग उसको इंडोर्समेंट मिल रही हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें क्यों बुरा लगा ये भी मैंने आपको बताना है। उन्हें बुरा इसलिए लगा कि एकेडेमिया के अंदर इतनी डिवीजन पाई जाती है, एकेडेमिया के लोग आपस में इतने तफरके का शिकार हैं कि उनको लगा कि ये बंदा तो यूनाइट कर रहा है इनको, इस बंदे ने तो इनके दिल की आवाज कह दी है, तो ये तो एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं। तो जब एकेडेमिया इकट्ठा होगा, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, जब उसके अंदर एक तबका मिलकर दे जॉइन हैंड्स टुगेदर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसको खलबली मच जाती है। वो कहती है कि ये तो इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। तो एकेडेमिया का इकट्ठा होना इन तमाम ज्यादतियों के खिलाफ बहुत जरूरी है, और एकेडेमिया को इकट्ठे होकर एक दूसरे की आवाज बननी चाहिए और उस आवाज के तहत उनको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। अकेले अकेले रहकर मैं बड़ी हैरान हूं एक और बात पे भी। एक हमारे एक को थे, कॉलीग थे, उन्होंने ये कहा कि आप मेरे साथ को ऑथर करिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं को ऑथर करती हूँ और कोशिश मैं करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने उनको कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि फिर आप आधे पैसे आप देंगी। मैंने कहा मेरी बात सुने, आज तक पैसे दिए नहीं है, मैंने देने भी नहीं है, चाहे मैं अकेली पब्लिश करूँ या आपके साथ पब्लिश करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पे। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल काइंड ऑफ थिंग। यार मैं अपनी जाती टाइम में से टाइम निकाल कर लिखने की पेन ले रही हूँ, और लिखना भी आसान नहीं है, उसको एक प्रोसेस से गुजार रही हूँ, एक रिसर्च आर्टिकल बना रही हूँ, तो मैं उसको छुपाने के लिए ब्राइब करूँ लोगों को? आई एम नॉट गोइंग टू ब्राइब इट। सो दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू विच आई पुट इट देयर। और मुझे खुशी है कि एकेडेमिया के लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं और वो आपस में मिलकर एक स्टैंड पे बात कर सकते हैं। सो दैट वॉज द पॉइंट कि जर्नल्स को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा मसला होता है अगर एकेडेमिया के लोग एक दूसरे के साथ मिल जाएं, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। तो इत्तेफाक कायम करें ताकि आपकी राइटिंग्स में भी बरकत पैदा हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये छोटी सी बात करनी थी जिसके लिए मैं हाजिर हुई थी। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।